मैं ऋचा कौशिक, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आइए चलते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह में कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश के 60,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि ये मौका उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगामी लोकसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि ग्रुप डी के लिए लगभग 3.25 लाख उम्मीदवारों ने सीईटी परीक्षा में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन के भीतर ग्रुप डी की नौकरी 13,500 युवाओं की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वहीं ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। और हम हरियाणा के लोग, आखिर कुश्ती हमारा मनपसंद खेल, तो कितना समानता एक प्रकार के उनके, आज हम उनसे प्रेरणा इसी बात की लेते हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेल खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो इस नाते से हमारे भारत को ये जो नई पहचान देने वाले आज जैसे नरेंद्र मोदी हैं, आज प्रेरणा के रूप में हम उनको देखते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्लियामेंट हुई थी, उसमें सर्वधर्म संभाग का, भारतीय संस्कृति का जो व्याख्यान दिया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भी आज दुनिया में, मेरा ख्याल है भारत के कोई प्रधानमंत्री इतने पहली बार हमने देखे कि दुनिया के हर देश में कितना घूमते हैं, कितना ज्यादा वो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो लाखों लोगों को, और हमारे यानी आज भी मोदी जब जाते हैं तो दुनिया के अंदर युवा वो भाषा समझे ना समझे, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे, मोदी मोदी मोदी, विश्व नेता बन गए हैं। तो इस विश्व नेता के बनने का हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पहले हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, हम लोग केवल उन पर याचक बनकर के खड़े रहते थे, याचना करते थे कि हमें कुछ ना कहो। हम याचना की स्थिति में आकर के उनसे जैसे भीख मांगने की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन आज मोदी जी ने दुनिया के ऐसे देश जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उनको चेताया भी है, डट करके खड़े हुए हैं। दुनिया के लोग आतंक फैला करके और किस प्रकार से भारत को निशाना बना करके चलते थे, आज आतंक फैलाने वाले देश वो डरने लग गए हैं। आज वो डरने लग गए हैं मोदी जी से कि मोदी जी की तरफ देखते हैं। एक अमेरिका जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा देना रोक दिया था उन्होंने कि हम वीजा नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आज वही अमेरिका मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बटाता है। वही मोदी जी की दोस्ती का हाथ बटाता है। कोई समय था कि इस प्रदेश देश की नीतियां इतनी कमजोर नीतियां थी कि जिसके कारण से हमारे देश को कमजोर बना दिया चंद आतंकवादी आकर के, और हमारी संसद पर निशाना बना जाते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र उचाना में पहुंचे, जहां उन्होंने हलके के गांव में गोघड़िया में करीब 6 घंटे तक 30 से अधिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों को अपने पास बैठाकर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान करने के आदेश दिए। अपने दौरे के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलके को करीब 34 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गोघड़िया गांव के गोघड़िया नगूरा रोड से नागदेव मंदिर तक 49 लाख से बने पक्के रास्ते का उद्घाटन किया। इसके अलावा गोघड़िया में 30 लाख रुपए से बने नॉलेज सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना हलके में विकास कार्यों की गंगा बह रही है और हलके की जनता इससे संतुष्ट नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उचाना लितानी सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और इसके निर्माण कार्य को लेकर शिलान्यास किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका निर्माण कार्य जुलाई 2025 तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने से उचाना कला और खुर्द, नचारखेड़ा, दर्जनपुरा, उदयपुर,
लितानी समेत अन्य कई गांव के लोगों को, वाहन चालकों को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा में अब सामान्य श्रेणी के पदों के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आने से सामान्य श्रेणी में प्रतियोगिता बढ़ेगी। हालांकि आरक्षित पदों के लिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हरियाणा के आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार और अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हरियाणा लोक सेवा आयोग एक बार फिर चर्चा में है। इस बार आयोग ने HCS भर्ती के दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों पर मेहरबानी की है। इस भर्ती में वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है। उनको आयोग द्वारा जारी फॉर्म भर के 100 हस्ताक्षरित करके हरियाणा की उस रिहायश का पता लिखना होगा जहां के वे निवासी या समय पर रह रहे हैं। आयोग के इस फैसले के मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले अभ्यर्थियों में रोष है। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस, इनलो और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बाहरी राज्यों के युवाओं की पहचान छिपाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसे तुरंत वापस लिया जाए। गौरतलब है कि आयोग ने HCS न्यायिक शाखा के 174 पदों के लिए पद विज्ञापित किया है। 31 जनवरी तक इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं हरियाणा में सामान्य श्रेणी के पदों के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयोग भर्ती के नियमों, शर्तों और सिलेबस में लगातार बदलाव हो रहा है। इस पर असर यह है कि आयोग की अधिकतर भर्तियों के पद खाली रह रहे हैं। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 50% और आरक्षित के लिए 40% की शर्त लगाई गई है। इसी प्रकार एक दिन पहले ही पर्यावरण सहायक अभियंता के पदों को लेकर सिलेबस से हरियाणा सामान्य ज्ञान के 20% अंकों को हटा दिया गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस थानों की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस दिशा में राज्य के 765 पुलिस चौकी और थानों में 24 घंटे हाई क्वालिटी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नाइट विजन CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इनके जरिए थानों से जुड़ी पल पल की जानकारी पुलिस मुख्यालय में होगी। SP से लेकर रेंज IG और डायल 112 सेवा के मुख्यालयों की इस पर पैनी नजर रहेगी। खास बात यह है कि किसी भी चौकी या थाने में कैमरा बंद हुआ तो तुरंत प्रभाव से मुख्यालय में अलर्ट मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 362 पुलिस चौकी और 383 थानों में 106 करोड़ की लागत से हाईटेक CCTV कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब इनका ट्रायल किया जा रहा है। इनके जरिए थानों में आवागमन करने वाले हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, को निसिंग के एक बुजुर्ग ने सिद्ध किया है। हरियाणा में करनाल के 75 साल के जिस बुजुर्ग को परिजन मरा समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, उसकी अचानक सांस चलने लगी। मरने के 3 घंटे बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग की सांसें लौट आई। करनाल में हुआ चमत्कार, मौत के 3 घंटे बाद जिंदा हुआ बुजुर्ग। अंतिम संस्कार के पहले खुशियों में बदला मातम। पंजाबी कहावत, जाको राखी साइयां मार सके न कोई, इसे निसिंग के एक बुजुर्ग ने चरितार्थ किया है। हरियाणा में करनाल के 75 साल के जिस बुजुर्ग को परिजन मरा समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, उसकी अचानक सांसें चलने लगी। मरने के 3 घंटे बाद 75 साल के बुजुर्ग की सांसें लौट आईं। भारत के सड़कों पर गड्ढे होना आम बात है। इन गड्ढों से न केवल यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि कभी कभी तो ये गाड़ी चलाने वालों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इनकी वजह से सड़क पर सफर करने वालों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन हरियाणा के एक 80 साल के शख्स के लिए इन सड़कों का एक गड्ढा जीवन देने वाला साबित हुआ है। उस शख्स के परिवार ने यही दावा किया है। जानकारी के अनुसार दर्शन सिंह बराड़ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।
दर्शन सिंह के परिजन उनका शव लेकर पटियाला से करनाल के पास निसिंग में उनके घर ले जा रहे थे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। गांव में लकड़ी और अंतिम संस्कार की सामग्री भी इकट्ठा कर ली गई थी, लेकिन शव को ले जा रही एम्बुलेंस का टायर कैथल के ढांड के पास एक गड्ढे में फंसने के कारण वो तेजी से झटका खा गई। गड्ढे में झटके के बाद दर्शन सिंह के पोते जो एम्बुलेंस में उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने दादा दर्शन सिंह को अपना हाथ हिलाते हुए देखा। इसके बाद उसने दिल की धड़कनें चेक की तो दिल की धड़कन महसूस भी हुई। इसके बाद उसने एम्बुलेंस ड्राइवर को गाड़ी पास के अस्पताल में जाने के लिए कहा। वहां डॉक्टरों ने दर्शन सिंह को जीवित घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उनके पिता को करनाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया है। फिलहाल बुजुर्ग दर्शन सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। परिवार ने इस घटना को चमत्कार बताया है और अब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं। निसिंग के दर्शन कॉलोनी निवासी बलदेव सिंह ने बताया कि उनके 75 साल के पिता दर्शन सिंह को हृदय संबंधी बीमारी थी। इसके चलते वह कुछ दिन पहले पटियाला में उनके बड़े भाई गुरनाम सिंह के पास चले गए और एक निजी अस्पताल में उपचार कराया। वीरवार सुबह चिकित्सकों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। बड़े भाई ने उन्हें पिता के निधन की सूचना दी। रिश्तेदारों और परिचितों को सूचित किया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया जा रहा था। पटियाला से चलने से करीब 3 घंटे बाद उनके पास बड़े भाई का फोन आया। उन्होंने दावा किया कि जब वे गांव ढान के पास पहुंचे तो अचानक पिता के शरीर में हलचल होने लगी। उन्होंने जांच की तो सांसें चल रही थी। उन्होंने निसिंग में एक चिकित्सक को पिता को दिखाया, जिसने पिता को जीवित बताया। इसके बाद वह पिता को लेकर करनाल के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। यहाँ भी उनके पिता को जीवित बताया गया। बलदेव सिंह ने बताया कि पिता ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन शरीर में हलचल के साथ उनकी सांसें चल रही हैं। उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में दर्शन सिंह प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति हैं। उन्हीं के नाम पर दर्शन कॉलोनी है। वह उसी में रहते भी हैं। जैसे ही आसपास के लोगों को उनके निधन की सूचना मिली, सभी उनके घर पहुंचने लगे थे। लोगों के बैठने के लिए गद्दे और कुर्सी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। अब ये पूरा वाकया लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच नाटकीय घटनाक्रम में दर्शन सिंह के जीवित होने की खबर ने माहौल को अचंभित करने वाली खुशी में बदल दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत के साथ। हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव में प्री हड़प्पा और हड़प्पा काल के कई अवशेष मिल रहे हैं। हाल ही में यहां चल रही खुदाई के दौरान करीब 23 फुट की खुदाई के बाद यहां एक बड़ा हवन कुंड मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूर्व हड़प्पा काल में लोग भगवान में आस्था रखते थे और हवन यज्ञ भी करते थे। हवन कुंड चारों तरफ से ईंट से ढका हुआ था और इसमें ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग भले ही मांसाहारी भोजन करते थे, लेकिन वे धार्मिक स्वभाव के थे। पुरातत्व विभाग के अनुसार उस समय लोग इस सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों को जानने लगे थे और हवन एवं अनुष्ठान भी किए जाते थे। तालाब में जलती लकड़ी आदि के अवशेष भी मिले हैं। पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा काल के कुणाल गांव में इस स्थल का पुरातत्व विभाग ने 5 दिसंबर 2023 से एक बार फिर उत्खनन कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ खुदाई के दौरान मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने सभ्य थे। उनके पास हथियार बनाने, भट्टियां बनाने और व्यापार के लिए मोती, मिट्टी के बर्तन, सोने और चांदी के आभूषण और हाथी दांत की चूड़ियां बनाने की कला थी। ये लोग व्यापार में पूरी तरह से निपुण हो गए थे और इनका व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था और इन्हें कच्चा माल भी विदेशों से ही प्राप्त होता था। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। हाल ये हो गया है कि अब पाला भी जमने लगा है। हिसार और महेंद्रगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर पाला जमने की स्थिति देखी गई है। वहीं रात का पारा सभी 22 जिलों में 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं सुबह घनी धुंध छाई रही, जिससे विजिबिलिटी 25 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में घनी धुंध और कोल्ड डे का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि शुक्रवार को 4 जिले अंबाला, फतेहाबाद,
करनाल, पंचकुला में सीवियर कोल्ड डे और 7 जिलों हिसार, रोहतक, सिरसा, जींद, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर में कोल्ड डे की स्थिति रही थी। हालांकि मौसम विभाग ने 13 से 16 जनवरी तक के लिए घनी धुंध, शीतलहर चलने और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में घनी धुंध व कोल्ड डे का रेड और 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल में घनी धुंध और कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में लोगों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शीट शेयरिंग और संयोजक पद के एजेंडे को लेकर शनिवार को इंडिया अलायंस में वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि इस बैठक में सीट बंटवारे के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कुछ अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग पर अभी भी कुछ तय नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों दलों ने अच्छे तालमेल की बात की है। खास बात यह है कि इंडिया अलायंस के 2 बड़े चेहरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि उद्धव जहां एक तरफ महाराष्ट्र में 23 सीटों की मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर कम्युनिस्ट दलों के साथ नहीं दिखना चाहती। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज की बैठक का कोई बड़ा नतीजा निकलना मुश्किल लग रहा है। बैठक में जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में संयोजक और प्रधानमंत्री के पद उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की पैरवी की थी। आज की बैठक में ममता के न आने से और उद्धव के दूरी बनाने से गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलने का संदेश जा रहा है। आज के हरियाणा बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहें HNN न्यूज के साथ।